हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। चैप्टर 4 थिंकर बिलीफ एंड बिल्डिंग हमने स्टार्ट किया था, जिसके हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। मेजरली हमने जैनिज्म और बुद्धिज़्म कैसे इमर्ज हुआ था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्तूपास और उससे रिलेटेड स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले बुद्धिज़्म को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर में हम 600 BCE से 600 CE के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कवर कर लिए। तो बुद्धा के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे बुद्धिज़्म इंडिया में इमर्ज हुआ और बहुत सारी कंट्रीज़ में, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ और इनफैक्ट ये आज भी वहाँ का मेजर रिलीजन है, जहाँ मेजॉरिटी बुद्धिस्ट पीपल की है। बुद्धा के बारे में हमने बात की थी। ही वॉज सन ऑफ ए चीफ ऑफ साक्य क्लैन, उनके फादर साक्य क्लैन के चीफ थे। एंड बचपन में ही वॉज नोन एज सिद्धार्थ। ठीक है, उसके बाद एक बार वो अपने पैलेस से बाहर निकले और उन्होंने 3 चीज़ें देखी थी, जिससे एक क्वेश्चन भी बन सकता है। ओल्ड मैन, सिक मैन एंड अ कॉप्स, जिन्हें देख के उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो सब चीज़ें हैं कुछ भी परमानेंट नहीं है, एंड द डिके ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ इनएविटेबल। और यही चीज़, ये रियलाइजेशन होने के बाद उन्होंने जो अपना पैलेस छोड़ दिया और चले गए। उसके बाद उन्होंने एक बोधि ट्री के अंडर बैठ के मेडिटेशन किया एंड ही केम टू बी नोन एज बुद्धा और द इनलाइटेड वन आफ्टर डेथ। उसके बाद हमने उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा था कि बुद्धा की मेजर टीचिंग्स के बारे में हमें सूत पिटक से पता चलता है। 2 और थे पिटक, जिन्हें हम पूरी 3 बास्केट या 3 पिटक बोलते हैं, अभिधम्मा पिटक और विनय पिटक। अभिधम्मा पिटक हमें जो है फिलोसफिकल टीचिंग्स के बारे में बताता था, और विनय पिटक में जो रूल्स और रेगुलेशन थे, जो मॉन्क्स को किस तरीके से रहना है, क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, उसके बारे में पढ़ा। कुछ स्टोरीज जो उनकी मिरेक्युलस पावर के बारे में बताती थी, पर वो लोगों को रीज़न और परसुएशन से क्या करते थे, कन्विंस करते थे, रादर देन थ्रू द डिस्प्ले ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स और मिरेक्युलस पावर। बुद्धिज़्म की 3 फिलॉसफी पढ़ी थी। द वर्ड इज़ ट्रांजिएंट, दैट इज़ अनेक, एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कि कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है। उसके बाद पढ़ा था कि इट इज़ ऑल्सो सोललेस एंड सॉरो इज़ इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, तो फर्स्ट हमारा रहेगा ट्रांजिएंट, सोललेस एंड सॉरो। ये 3 चीज़ें हमने मेजर पढ़ी थी। उसके बाद उनके फॉलोवर्स के बारे में पढ़ा था। ही फाउंडेड अ संघ, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मॉन्क्स की जो थी, जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे, ही फाउंडेड अ संघ, वहाँ पर उस संघ में मॉन्क्स जो है रहते थे। और उन मॉन्क्स, क्योंकि दे यूज टू लिव ऑन एल्म्स और भिक्षा, एंड देयरफॉर दे वर नोन एज द भिखुज। इनिशियली ओनली मैन वर एडमिटेड, बट लेटर ऑन जब बुद्धा के एक बहुत ही डियर डिसाइपल ने उनको कन्विंस किया, तो विमेन वर ऑल्सो अलाउड विद इन द संघा। तो फर्स्ट भिकुनी के बारे में हमने पढ़ा था। बुद्धा की जो फॉस्टर मदर थी, महाप्रजापति गौतमी, वो उनकी फर्स्ट क्या थी, वो भिकुनी थी। बुद्धा के फॉलोवर जो थे बहुत सारे सोशल ग्रुप से आते थे, इसीलिए बुद्धिज़्म ने बहुत सारे जो लोगों को अपील भी किया था, बिकॉज देयर वाज नो सोशल डिवाइड बिटवीन दैम। कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गण टू विच बुद्धा बिलोंग्ड? उनके फादर साक्य क्लैन के चीफ थे। क्वेश्चन नंबर 2, द संघ वाज एन एसोसिएशन ऑफ, अभी हमने बताया कि भिक्खूज जो थे, जो ऑर्गेनाइजेशन बुद्धा ने फाउंड की थी संघ, उसमें कौन रहते थे? मॉन्क्स रहते थे, और वो एल्म्स पे रहते थे, भिक्षा पे, देयरफॉर दे वर नोन एज भिक्खूज। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मेथड ऑफ सैल्वेशन इन बुद्धिज्म? एंड द आंसर इज 8-fold पाथ। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट वीमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिकुनी? उनकी जो फॉस्टर मदर थी, महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन 3 पिटक? हमने 3 पिटक की बात करी है, विनय पिटक, अभिधम्मा पिटक और सूत पिटक। तो आंसर इज महापिटक 3 पिटक्स का पार्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हमने 3 फिलोसफी पढ़ी है कि वर्ड जो है ट्रांजिएंट है, देयर इज नथिंग परमानेंट, सोललेस है, एंड सॉरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन बीइंग, इट इज क्रिएटेड बाय गॉड। ये आइडिया जो है बुद्धिज्म ने रिजेक्ट किया था। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ मेजरली हम
बुद्धिज़्म से रिलेटेड स्तूपास और स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन की बुद्धिज़्म जो है हमने इतना पढ़ा है, बुद्धिज़्म आइसोलेशन में इमर्ज नहीं हुआ था, बहुत सारे रिलीजन के साथ डिबेट डिस्कशन के बाद बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ था। ठीक है, ऐसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलती हैं कि बुद्धा की बर्थ प्लेस क्या थी, ठीक है, कहाँ उन्होंने इनलाइटमेंट अटेन किया, कहाँ हमारी महापरिनिब्बान हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलती है। तो वही उन्हीं जगह पे कुछ स्तूपास जो हैं बनाए गए थे और उन्हीं स्तूपास पे कुछ अच्छे से जो हैं स्कल्पचर्स बनाए गए थे। अब एंशिएंट टाइम से क्या होता है कि कुछ प्लेसेस को क्या किया जाता था, सेक्रेड कंसिडर किया जाता था। फॉर एग्जांपल जहाँ पर गौतम बुद्ध गए, जहाँ उन्होंने यही जहाँ पर उनका बर्थ हुआ, इनलाइटमेंट अटेनमेंट किया उन्होंने, तो इन सारी प्लेसेस को जो है सेक्रेड कंसिडर किया जाता था। अब ये कोई भी साइट हो सकती थी, जैसे उन्होंने इनलाइटमेंट क्या किया, एक बोधि ट्री के अंडर अटेन किया, तो वो ट्री स्पेशल ट्रीज हो, कोई रॉक हो, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स पे जो आर्टिफिशियल केव्स होती थी, जो सिंगल रॉक से जो है कट करके आर्टिफिशियल केव्स भी बनाई जाती थी, जहाँ बहुत सारे मॉन्क्स या फिर कोई रिलीजियस लीडर रहते थे, तो उन रॉक्स को भी कंसिडर या उनसे बनी हुई उन केव्स को भी क्या माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है। या फिर कोई नेचुरल ब्यूटी की साइट, इन सबको क्या माना जाता था, सेक्रेड माना जाता था। और वो वाली साइट जिनसे एक स्मॉल श्राइन, एक छोटी सी श्राइन जो थी वो अटैच होती थी, उनको हम बोलते थे चैत्यास। ठीक है, तो वो साइट्स जिनसे एक छोटी सी श्राइन जो है अटैच होती थी, उन्हें चैत्यास के नाम से जाना गया। और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अभी मैंने बताया कि बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें बहुत सारी प्लेसेस के बारे में पता चलता है जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है, और बाद में वहाँ पर जो है स्तूपास जो है इरेक्ट किए गए, बनाए गए। तो ये सारी प्लेसेस जो है इंपॉर्टेंट है, इनसे एमसीक्यूज बनते हैं। नंबर 1, वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न? सो ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, इट इज इन नेपाल। ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, जिसके बाद वो बुद्धा के नाम से जाने गए, इन बोध गया। बोध गया इज इन बिहार। एक बोधि ट्री के अंडर उन्होंने मेडिटेट करके एनलाइटमेंट अटेन किया। उसके बाद अपना पहला सरमन होता है, कोई रिलीजियस स्पीच जो उन्हें डिलीवर की। इस एनलाइटमेंट के बाद जो उन्होंने पहली जो अपनी स्पीच जो है, वो फर्स्ट सरमन जहाँ पर डिलीवर किया, इट वॉज एट सारनाथ। सारनाथ इज इन यूपी। एंड क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, अटेन्ड निर्वाणा एट कुशीनगर। अब निर्वाणा निब्बाना क्या होता है, इसकी स्पेलिंग ये भी होती है, आप इसको दो तरीके से स्पेल करते हो। तो इट मीन्स व्हेन यू अटेन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, कि जो आपके पास है अब आपको उसी से खुशी मिलती है। यू गिव अप वर्ल्डली डिजायर्स, ये जो मोह माया होता है ये सब आप त्याग देते हो, और जो आपके पास है यू आर सेटिस्फाइड विद दैट ओनली। तो ही अटेन्ड निर्वाणा एट कुशीनगर, इट इज ऑल्सो इन यूपी। ठीक है, 4 प्लेस हैं जो उनकी लाइफ से एसोसिएटेड हैं। बहुत सारी प्लेस हैं, बट ये 4 जो प्लेसेस हैं वो मेजरली इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? उनका बर्थ कहाँ हुआ, एनलाइटमेंट कहाँ अटेन किया, उस एनलाइटमेंट के बाद उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ पे दिया, एंड लास्टली जो निर्वाणा है वो उन्हें कहाँ पर अटेन किया। तो इट वॉज इन कुशीनगर, यूपी। अब ये जो प्लेसेस थी, क्योंकि बुद्धा विजिटेड देयर, उनकी लाइफ का कोई ना कोई पार्ट वहाँ पर बीता था, तो दीज प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड एज सेक्रेड प्लेसेस। पवित्र, या फिर उसे बोलो कि जो पवित्र जगह होती है, सेक्रेड प्लेसेस, ये जो जगह थी उन्हें रिगार्ड ऐसे किया जाने लगा। और इसीलिए सम्राट अशोका हु विजिटेड लुम्बिनी, एंड वो कब गए, आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर एक स्तूपा कंस्ट्रक्ट करवाया टू मार्क द फैक्ट कि अशोका हैज़ विजिटेड दिस प्लेस। ठीक है, तो लुम्बिनी में एक जो है स्तूपा बनाया गया, और वो बनवाया किसने, सम्राट अशोका ने, हु बिलोंग्ड टू मौर्यन डायनेस्टी आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ बुद्धा। उसके बाद ये स्तूपास बनाए क्यों जाते थे, उसके रीज़न क्या होते थे कि वाई वर स्तूपास बिल्ड। तो ऐसे बहुत सारी जगह थी जहाँ पे जो बुद्धा के रेलिक्स थे, मतलब या तो उनके बॉडीली रिमेन्स थे या फिर वो ऑब्जेक्ट थे जो उन्होंने यूज़ किए, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो उन जगहों पे एक जो है मूंड बन जाता था, एक हीप बन जाती थी, और दैट हीप केम टू बी नोन एज स्तूपा। उस हीप को स्तूपा के नाम से जाना गया। ग्रेजुअली वो इमर्ज होते गए, टॉल स्ट्रक्चर्स बनते गए, पर बिगनिंग में वो बहुत ही बेसिक थे।
So there were places where relics of the Buddha such as his bodily remains or object used by him were buried. जहाँ उन्हें बरी किया जाता था वहाँ पर एक हीप, एक मूंड बन जाता था, which came to be known as स्तूपा. Now ऐसा नहीं है कि बुद्धिज़्म के आने के बाद ही जो था ये स्तूपा का कल्चर जो है इमर्ज हुआ, ये प्री बुद्धिस्ट भी था, बट मेजरली क्योंकि बुद्धा के जो रेलिक्स थे, जो उनके बॉडीली पार्ट्स थे, इस सब से उसे एसोसिएट किया जाने लगा. तो यही रीज़न रहा कि दी स्तूपास और इनका ट्रेडिशन जो होता है इट केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म एंड बुद्धा. अब एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अशोक वादन. ये जो टेक्स्ट होते हैं कैन बी आस्क्ड कि वेदर इट इज़ अ जैन टेक्स्ट और अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट. तो अशोक वादन इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट. तो इसमें बताया गया है कि जो अशोका थे, सम्राट अशोका, ही डिस्ट्रीब्यूटेड बुद्धाज रेलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन. जो मॉडर्न पीरियड के इंपॉर्टेंट टाउन थे उन्होंने बुद्धा के रेलिक्स उन सब टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा ओवर दैम. तो यही रीज़न थे कि स्तूपास जो थे बिल्ड कराए जाते थे, बिकॉज दीज प्लेसेस वर, जहाँ बुद्धा के रिमेन्स थे, दीज प्लेसेस वर कंसिडर्ड सेक्रेड. और इसी वजह से 2nd सेंचुरी BCE तक बहुत सारे स्तूपास बिल्ड किए गए, भरहूत, सांची और सारनाथ. तो सांची के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि किस तरीके से उसको प्रिजर्व किया गया 19वीं सेंचुरी में, जब यूरोपियंस उसके एक गेटवे को ले जाना चाहते थे. बट इवेंचुअली बहुत सारे जो स्तूपा थे वो इस टाइम तक इमर्ज कर चुके थे. भरहूत, सांची और सारनाथ ये आपकी NCERT में इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दी हुई हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ अब कि ये जो स्तूपा थे बनाए कैसे जाते थे, जो मनी था, जो फंड था, जो डोनेशन था, वो कहाँ से आता था, तो उसके बारे में हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शंस. तो इंस्क्रिप्शंस जो है हमारा मेजर सोर्स है जहाँ से हमें डोनेशन के बारे में पता चलता है कि कहाँ से आता था. जो स्तूपा के रेलिंग्स और पिलर्स हैं उनके ऊपर जो है डोनेशन, क्योंकि बुद्धिज़्म में हर सोशल ग्रुप के लोग थे, किंग भी थे, फार्मर भी थे, स्लेव्स भी थे, क्राफ्ट पर्सन भी थे, कॉमन पीपल भी थे, किंग्स भी थे, ठीक है. तो सारे तरीके के लोग थे. तो हर कोई जो है डोनेशन देता था फॉर बिल्डिंग्स एंड डेकोरेटिंग देम. एंड इवन जो भिक्खूज और भिक्खुनीज जो मॉन्क्स थे वो भी कंट्रीब्यूट करते थे टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स. तो व्हाई वर स्तूपा बिल्ट एंड हाउ दे वर बिल्ट ये हमने पढ़ लिया. अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि स्तूपा का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा होता था. तो स्तूपा का संस्कृत में जो मीनिंग होता है वो हीप होता है. मैंने आपको अभी बताया कि वो जो हीप था इट केम टू बी नोन एज स्तूपा. तो स्तूपा का संस्कृत वर्ड में जो है ये वर्ड मीनिंग जो होते हैं, जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं. तो स्तूपा का जो संस्कृत वर्ड था इट मीन्स अ हीप. अब जब स्टार्टिंग में जब बेसिक कोई चीज़ इमर्ज होती है, तो स्टार्टिंग में जब वो इमर्ज हुआ, जो बना, इट वॉज वेरी बेसिक. इस तरीके से बस एक सेमी सर्कुलर मूंड था, ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर था विच केम, जो ये छोटा सा मूंड था इट वॉज नोन एज अंडा. तो इट ओरिजिनेटेड एज सिंपल सेमी सर्कुलर मूंड ऑफ अर्थ. लेटर जो उसको बाद में हम अंडा के नाम से जानने लगे. बट धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इवॉल्व होता गया. बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस होने लगी, स्कल्पचर्स बनने लगे, पिलर्स बनने लगे. तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ. अब इस अंडा के ऊपर देयर वाज अ हर्मिका. हर्मिका क्या थी, एक बालकनी होती थी, एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता था विच वॉज कंसिडर्ड एज द अबोर्ड ऑफ गॉड, या जहाँ पर भगवान रहते हैं. तो इस अंडा के ऊपर एक जो थी चारों तरफ एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा. और इसी हर्मिका के पास से देयर वाज अ मास्ट इस तरीके से विच वॉज नोन एज यष्टि. तो ये तीनों जो चीज़ें होती हैं, जो अगर आता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्तूपा या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्तूपा. तो 3 चीज़ें, 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अंडा मिल गया, हार्मिका मिल गया या फिर यष्टि मिल गया. एंड लास्टली ये जो यष्टि होती थी, जो ये इस तरीके से एक मास्ट होता था, इट वॉज सराउंडेड, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, एक छतरी से हमेशा क्या होता था, सराउंड किया जाता था उसे. अब जो अर्ली स्तूपा थे सांची और भरूच पे, सांची, भरूच और सारनाथ में हमने पढ़े ना कि बहुत सारे स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए जाने लगे थे. तो जो अर्ली स्तूपा थे सांची और भरूच पे, ये क्या थे, प्लेन थे, क्योंकि पहले तो इमर्ज किए एक सेमी सर्कुलर मून से इस तरीके से, ठीक है. फिर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सांची और भरूच पे, ये जो थे प्लेन थे, ठीक है, बहुत छोटी छोटी इन पे स्टोन रेलिंग्स थी
और उसके अलावा दे वर प्लेन एंड सिंपल। बट जो लेटर द mood of the stupa came to be elaborately carved with niches and sculptures। धीरे धीरे मैंने बताया ना, ग्रेजुअली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है इमर्ज होता गया। तो जो अमरावती, अमरावती इज इन आंध्र प्रदेश, अमरावती इज इन आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। एंड शाहजी की धेरी इट इज़ इन पेशावर नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, ये जो दो स्कल्पचर, ये जो दो स्तूपा थे हमारे, दीज वर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। और जो हमारे प्लेन स्तूपा हैं वो है सांची एंड भरूच। ये भी छोटी छोटी जो क्वेश्चंस है ना, ये हमें अवॉइड नहीं करने चाहिए कि प्लेन स्तूपास कौन से कंसिडर किए जाते थे। जो अर्ली स्तूपा थे सांची और भरूच के, देवर प्लेन। और उसके बाद जो लेटेस्ट स्तूपा थे हमारे अमरावती और शाहजी की धेरी, दीज वर कार्व्ड विद स्कल्पचर्स। इन पे बहुत सुंदर जो स्कल्पचर्स होते थे वो बनाए जाते थे। अब स्तूपा क्यों बने, किसने बनवाए, क्या रीजंस हैं, ठीक है, ये सब पढ़ लिया। अब ये डिस्कवर कैसे किए गए, ठीक है, डिस्कवर हुए तभी तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं या इन्हें हमें पता चला है। तो हर स्तूपा की अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है, कि उसको किस तरीके से डिस्कवर किया गया या उसको किस तरीके से बनाया गया। तो ऐसे ही इसमें हम सांची स्तूपा के बारे में हमने चैप्टर के बिगनिंग में पढ़ा था, इसमें हम अमरावती स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे कि उसको क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया एंड हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, या फिर वो सांची स्तूपा की तरह आज तक प्रिजर्व करके क्यों नहीं रखा गया। तो आंध्र प्रदेश में देयर वाज अ राजा, ही वाज पासिंग बाय, और उन्हें ना कुछ स्लैब्स दिखे, स्टोन स्लैब। अब वो वहाँ पर उस जगह पर एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे और वो स्टोन स्लैब्स जो थे उस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना चाहते थे, बट इवेंचुअली वैसा हुआ नहीं। 1854 में उसके बाद कॉलिन मैकेंजी एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने उन स्कल्पचर्स को स्टडी करा और बहुत ही एक डिटेल रिपोर्ट बनाई, बट वो रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं हुई। फिर 1854 में एक और ब्रिटिश कमिश्नर थे, वो गुंटूर आंध्र प्रदेश के, ही विजिटेड अमरावती, वॉल्टर एलियट नाम था उनका। तो 1854 में वो जो है अमरावती गए और वहाँ से उन्होंने वो जो स्कल्पचर्स थे वो इकट्ठा किए, कलेक्ट किए और अपने साथ मद्रास ले आए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी उन्होंने उस पर रिसर्च की और एक एंड ही जो स्टोन स्कल्पचर्स वो कलेक्ट करके अपने साथ लेकर आए थे, दे केम टू बी नोन एज एलियट मार्बल्स, उनका नाम था वॉल्टर एलियट। तो दीज स्टोन स्ट्रक्चर्स वर नेम्ड आफ्टर हिम एंड केम टू बी नोन एज एलियट मार्बल। तो अपनी जो रिसर्च की उन्होंने उससे ये कंक्लूड किया कि जो अमरावती का स्तूपा था जिसके स्टोन स्लैब्स जो है वो इकट्ठा करके लेके आए थे, इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिशेंट बुद्धिस्ट स्तूपा, कि सबसे बड़ा स्तूपा यही था, सबसे मैग्निफिशेंट स्तूपा जो था बनाया गया था यही था। बट ऐसा क्या हुआ कि जो सांची स्तूपा था इट सर्वाइव, और अमरावती स्तूपा जो था अगर वो इतना बड़ा था, इतना मैग्निफिशेंट था, तो वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया। तो मेजर रीज़न ये कि अमरावती ना, जब तक स्कॉलर्स इन स्तूपास की इम्पोर्टेंस समझ पाते या किसी चीज़ को उसी जगह पर प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है, तब तक ये स्कॉलर्स समझ पाते। अमरावती उससे पहले डिस्कवर किया जा चुका था, इसलिए उसको प्रिजर्व नहीं कर पाया गया। तो सांची सर्वाइव्ड बट अमरावती नॉट, बिकॉज अमरावती वॉज डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फाइंड्स की। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे उसके स्टोन स्लैब्स मिले, तो एक जगह से वो दूसरी जगह उठा के ले गए मद्रास, ये कंक्लूड करने के लिए भाई कि ये क्या है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इन सब जगह जो स्कल्पचर्स रखे गए थे। एंड दे ऑल्सो रियलाइज कि इट वॉज क्रिटिकल टू प्रिजर्व थिंग्स एट द साइट। तो स्कॉलर्स ने, जैसे मैंने बताया, उनको ये रियलाइज हुआ, जो हिस्टोरियंस थे, कि इट वॉज क्रिटिकल टू प्रिजर्व थिंग्स जहाँ पर वो डिस्कवर की गई है, ठीक है। तो पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, जो था सांची अमरावती स्तूपा। सांची वॉज डिस्कवर्ड इन 1880, जिसके जब वो डिस्कवर किया गया तो उसके 3 गेटवेज जो थे वो ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में थे। जो 4th था उसका ईस्टर्न गेटवे था, इट वॉज लाइंग नियर बाय, जिसको वहीं पर वापस से कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। तो यही रीज़न है क्योंकि जब तक वैल्यू समझ आती तब तक वो डिस्कवर हो चुका था अमरावती, और नाउ इट इज़ अ लिटिल मून डिन्यूडेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी, जो उसका लार्जेस्ट और मैग्निफिशेंट उसको कंसिडर किया जाता था, अब नहीं है। स्तूपास के बारे में पढ़ लिया, आगे स्कल्पचर्स के बारे में देखते हैं।
कि बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो थे, हमने पढ़ा ना कि स्तूपास को किस तरीके से डेकोरेट किया जाता था, ठीक है। तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो थे दे वर ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल, जिनसे जो हमारे स्तूपा होते थे उनको डेकोरेट किया जाता था। तो जो सांची में एक स्कल्पचर है, सांची स्तूपा में एक स्कल्पचर बनाया गया है जहाँ पे बताया है एक किंग, वो डिनोट किया गया है स्कल्पचर्स के थ्रू कि एक किंग था, उसने अपनी सारी वेल्थ एक ब्राह्मण को डोनेट कर दी और अपनी फैमिली के साथ फॉरेस्ट में रहने चले गए। अब ये स्टोरी कहाँ की है? इट इज़ अ स्टोरी डिपिक्टेड फ्रॉम वेसंतरा जटाका। तो अगर ये एग्जाम्पल आता है और ये पूछ लिया जाता है कि कौन से जटाका में ये जो स्टोरी है डिपिक्ट किया गया है, तो इट इज़ डिपिक्टेड इन वेसंतरा जटाका। अब सिंबल्स ऑफ वर्शिप के बारे में पढ़ते हैं, जो स्कल्पचर्स के फॉर्म में डिनोट की जाती थी। तो बहुत से जो अर्ली स्कल्पटर्स थे दे डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, तो बुद्धा को जो है, गौतम बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते थे, एंड उनकी जो प्रेजेंस है कुछ सिंबल्स के थ्रू दिखाते थे, जिन सिंबल्स को फिर वर्शिप किया जाता था। अब वो सिंबल कौन से थे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक एम्प्टी सीट, इट वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, ठीक है। जब उन्होंने मेडिटेट किया, जब एनलाइटमेंट उनको गेन हुआ, अटेन किया, तो एम्प्टी सीट उनके उस फेस को डिनोट करती है। नंबर 2, द स्तूपा वॉज मेंट टू रिप्रेजेंट द महापरिनिब्बाना, दैट मीन्स हिज डेथ। ये हमने स्तूपा में भी पढ़ा ना कि जहाँ उनके बॉडीली रिमेन्स जो थे वो बरी किए जाते थे, तो स्तूपा रिप्रेजेंट करता है महापरिनिब्बाना। एंड जो व्हील था, इट रिप्रेजेंटेड हिज फर्स्ट सरमन, ठीक है। वो उनका जो फर्स्ट सरमन था उसको रिप्रेजेंट करता था, जो उन्होंने एनलाइटमेंट के बाद सरमन होता है हमारी रिलीजियस स्पीच, वो डिलीवर की थी सारनाथ में, व्हील उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो सारी चीज़ें थी जो स्कल्पचर में डिनोट की जाती थी बुद्धिज़्म से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी थी जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं थी या फिर प्री बुद्धिस्ट थी, जो हमें इन स्तूपास में स्कल्पचर से मिली है। तो एक स्कल्पचर हमें मिला है सांची स्तूपा में ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ अ गेटवे फाउंड एट सांची स्तूपा लाइक दिस। तो इस तरीके का एक स्कल्पचर हमें वहाँ से मिला है। नाउ इट वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शालाभंजिका, दिस विमेन वॉज नोन एज शालाभंजिका। अब शालाभंजिका क्या होता है? अ विमेन हुज टच कॉज्ड ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट, यानी कि अगर उन्होंने किसी ट्री को टच किया है तो वो ट्री क्या करेगा, उस पर फ्लावर्स भी उगने लगेंगे और फ्रूट्स भी ग्रो करने लगेंगे। तो शालाभंजिका वॉज कंसिडर्ड अ विमेन whose touch caused trees to flower and bear fruit। अब ये बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल जो है कंसिडर किया जाता था, और देयरफॉर इसको जो है स्तूपा के डेकोरेशन में यूज़ किया जाने लगा। इट मे बी बुद्धिस्ट, इट मे बी प्री बुद्धिस्ट या नॉन बुद्धिस्ट, क्योंकि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के लोग जो थे बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे, और वो अपनी ही जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ अपने ट्रेडिशन थे वो भी इसमें उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया था। जो शालाभंजिका मोटिव था, मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट स्कल्पचर सजेस्ट दैट मैनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज्म एनरिच्ड इट विद देयर ओन प्री बुद्धिस्ट एंड इवन नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ। जैसे मैंने अभी बताया कि वो अपने जो आइडियाज़ थे, जो अपने ट्रेडिशन थे, अपने कल्चर जो थे वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अब इस मोटिव के अलावा कुछ और मोटिव्स भी हैं जो एनिमल्स को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। एनिमल्स जिसमें डिपिक्ट किए गए हैं, तो कौन, एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकीज, कैटल, ये सब एलिफेंट जो हैं इन स्कल्पचर्स में जो एनिमल्स हैं डिपिक्ट किए गए हैं। जैसे हमारे जो जटाकाज है, इट कंटेन्स सेवरल एनिमल स्टोरीज डिपिक्टेड एट सांची। तो बहुत सारी जो जटाका टेल्स है जो हम पढ़ते हैं वो सांची स्तूपा पर क्या करी गई हैं, जो एनिमल स्टोरीज हैं वो डिपिक्ट की गई हैं। अब बहुत से जो ये एनिमल्स थे दे वर कार्व्ड टू क्रिएट लाइवली सीन्स टू ड्रॉ व्यूअर्स। तो ज़रूरी नहीं था कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का ही कोई पार्ट था, ये व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उस स्तूपा को अच्छी तरीके से डेकोरेट करने के लिए भी ये स्कल्पचर्स जो थे बनाए जाते थे। एंड एनिमल्स वर ऑफन यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। अब जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, जो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए भी जो एनिमल्स का स्कल्पचर था वो बनाया जाता था। जैसे एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करता था? स्ट्रेंथ एंड विजडम, ठीक है। तो एलिफेंट दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता था, स्ट्रेंथ एंड विजडम।
अब एक और मोटिव हमें मिला है, एक तो ये मिला है, दूसरा मिला है ऑफ अ विमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट, जिनके ऊपर एक वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है और वो क्या डिपिक्ट करता है, अभिषेक और कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी। एक सरपेंट मोटिव भी मिला है बहुत सारे पिलर्स पे, और इसी तरीके से सब लोगों के जो हिस्टोरियंस होते हैं अपनी अपनी तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसे ही एक यूरोप के मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन थे जेम्स फर्ग्यूसन, उन्होंने सांची को कंसिडर किया, ही कंसिडर्ड सांची टू बी अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप। हर तरीके से हिस्टोरियन चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं, उनका प्रेडिक्शन था कि सांची वॉज अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप, क्योंकि ऐसे मोटिव्स वहाँ से मिले हैं। अब एक बार क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, तो ये हमने पढ़ा है लुम्बिनी, ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल। उनकी लाइफ से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट प्लेस हमने पढ़ी हैं, तो 3 एक मैंने बता दी कि वॉज बॉर्न इन नेपाल, बाकी 3 आप कमेंट करके बताइए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड ट्रू एनलाइटमेंट, तो एनलाइटमेंट उन्हें कहाँ अटेन किया था, एंड द आंसर इज कुशीनगर विच इज इन यूपी। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपा वॉज एट, एक स्तूपा सांची के बारे में हमने पढ़ा है, बट एक और स्तूपा था जिसको लार्जेस्ट और मैग्निफिसेंट कंसिडर किया जाता था, तो इट वॉज एट अमरावती विच इज इन आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन अ स्तूपा कॉल्ड, हमने स्तूपा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि एक अंडा होता था, एक हर्मिका होती थी, एक यष्टि होती थी और एक छतरी होती थी, जो सबसे ऊपर होती थी। तो जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर था विच वॉज कंसिडर्ड एज अबोर्ड ऑफ गॉड वॉज हर्मिका। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट, एम्प्टी सीट हमें कौन जो सिंबल्स थे, बुद्धा को अर्ली ह्यूमन फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया गया था, सिंबल्स के थ्रू उन्हें डिपिक्ट किया जाता था, तो एम्प्टी सीट डिनोटेड हिज मेडिटेशन, जो उन्होंने एनलाइटमेंट गेन किया था। सो दिस इज इट, ये पार्ट 3 था, पार्ट 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।